नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुड़की में भाकियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। बरसात से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग। मांगे नहीं मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा का समापन। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और अग्निवीर भर्ती योजना को समाप्त कराने की मांग। पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने अंकिता को इंसाफ नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। देहरादून में मानसून के बीच सता रहा डेंगू का खौफ। 72 पार हुई मरीजों की संख्या। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। फॉगिंग और लार्वा साइट का छिड़काव अभियान जारी। रुड़की के सोत मोहल्ले में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। इलाके में दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद मगरमच्छ की तस्वीरें। और जल्द पूरा होगा जोशीमठ में हो रहे भगवान कुबेर के मंदिर का निर्माण कार्य। राजस्थान के कारीगर लगे हैं मंदिर निर्माण कार्य में। पांडुकेश्वर गांव में होता है बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आज 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होगी। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है इस दिल्ली दौरे को लेकर। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही फेरबदल के संबंध में चर्चा हो सकती है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी के केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही फेरबदल के संबंध में चर्चा हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट करेंगे। इसके साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और वहीं सीएम धामी के दिल्ली दौरे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ ज्यादा तैयारियां की गई है इस दिल्ली दौरे को लेकर और क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस दौरे के दौरान? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तकरीबन 2:30 से 3 बजे दिल्ली यानी उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। और जहां उनका आज का कार्यक्रम, क्योंकि आज का उनका जो कार्यक्रम तय हुआ है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उनकी मुलाकात है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो उत्तराखंड में सड़कें बनाई जानी है, सड़कों के क्लियरेंस को लेकर के जो 90 और 10 के रेशो में अनुपात में बजट रिलीज होना है, उसको लेकर के गंभीरता के साथ चर्चा की जाएगी और पूरी रिपोर्ट भी केंद्रीय मंत्री के सामने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रखेंगे। इसके अलावा क्योंकि दिल्ली दौरा है और 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है, जिसमें एक दिन का आगे पीछे हो सकता है कि आगे का शेड्यूल और तय किया जाएगा, उसकी जानकारी उसके बाद में दी जाएगी। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से कैबिनेट के विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ संगठन में दायित्वों को लेकर के चर्चाएं चल रही है। प्रदेश प्रभारी कह चुके हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड के जो प्रदेश नेतृत्व है यानी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को तय करना है कि उत्तराखंड में दायित्वों को कब देना है। क्या सावन के समाप्त होने के बाद दायित्व दिए जाएंगे, संगठन में कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर तरजीह दी जाएगी, इसको लेकर के अंतिम जो सूची है उस पर काम चल रहा है। और इसी की रिपोर्टिंग करने के लिए या यूं कहें कि इसका फीडबैक देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संगठन के लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उनकी उम्मीदें ये रहेगी कि जिस तरीके से वो अपने हिसाब से उत्तराखंड में चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उससे पहले संगठन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, ताकि 5 लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को उसको सौगात के रूप में दे सके। इसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री डायरेक्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में जो 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है आज से, वो काफी खासा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जी एसएन पंत जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो ही सकता है, इसके साथ ही कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं इस यात्रा के दौरान, तो क्या कुछ ऐसे फेरबदल देखने को मिल सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो रिपोर्ट कार्ड रहा है, मंत्रालयों का, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड रहा है, उसको लेकर के गाहे बगाहे चर्चाएं चली है। बौद्धिक वर्ग में एक चर्चा का विषय बना है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं, वो उनके तमाम मंत्री उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। या फिर जो विधायक निधि खर्च होती है विधायकों की तरफ से, जब वो मंत्रालय में पहुंचते हैं, अपनी फाइलों को लेकर के, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के तमाम बातों को रखते हैं, तो उनको क्लियरेंस नहीं मिल पाते हैं। यानी सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जनप्रतिनिधि जिसके लिए सदन के अंदर सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज को बुलंद करता है और शासन की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से उस पर क्लियरेंस मिलता है, बजट रिलीज किया जाता है, और कतिपय देखने को भी मिलता है कि जो बजट तय समय पर खर्च किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। वन विंडो सिस्टम के तहत अगर क्लियरेंस मिलती है, फाइल टेबल पर धूल फांक रही होती है, एक के बाद एक मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा सके। जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं होगा, उनको विभाग या तो उनके विभागों में फेरबदल किया जाएगा या उनके मंत्रालय की छुट्टी की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को अब फीडबैक देना है और फीडबैक इस तरीके से भी उत्तराखंड की तरफ से दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा जीतने के लिए उत्तराखंड की जनता के बीच में एक बार डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करना होगा, और बेहतर करने के लिए तमाम मंत्रियों को जो प्रभारी मंत्रालय के दायित्वों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, किस मंत्री ने किस जिले में कितना काम किया है, कितनी बैठकें ली है और उस बैठक में किन समस्याओं का निराकरण हुआ है, अगर निराकरण नहीं हुआ है। कई मंत्री ऐसे भी हैं, कई प्रकार के जो विकास की योजनाएं थी, सिर्फ इस वजह से वो हीला हवाली के चलते दम तोड़ रही है कि प्रभारी मंत्री ने मीटिंग नहीं ली, जिला योजना की बैठक में उसको बजट अलॉट करने का प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है, शासन ने उस पर अपनी नजरें नहीं इनायत की है। नतीजा ये है कि विकास की जो काम थे, जिसको मुख्यमंत्री चलाना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, वो वहीं पर रुका है। तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जरूर अपनी टीम के विभागों में भी फेरबदल करेंगे, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है और चर्चा ये भी है अंदर खाने से कि 1 से लेकर के 3 मंत्रियों को हटाया जा सकता है, उनके स्थान पर 3 नए चेहरों को, नए विधायकों को मंत्रालय सौंपा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर वो हैं, जहां पर आज वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में बन रही सड़कों के निर्माण को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ ही फेरबदल के संबंध में भी चर्चा होगी। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 1-2 मंत्रियों के पदों में फेरबदल किया जा सकता है और नए विधायकों को मंत्री पद सौंपा जा सकता है। हरिद्वार में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष और एथलीट पीटी उषा शनिवार की शाम परिवार सहित हरिद्वार पहुंची और हर की पैड़ी में गंगा आरती में शामिल हुई। उड़न परी पीटी उषा ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन और आरती की। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की कि उनके नेतृत्व में ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम इस बार सबसे ज्यादा मेडल लेकर आए। ऐसी मनोकामना करते हुए उन्होंने अपने पति, बहन और जीजा के साथ भगवती गंगा जी के दर्शन कर और आरती की। उनके साथ उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की धर्मपत्नी अलकनंदा अशोक भी मौजूद रही। आरती के बाद श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, सचिव गंगा सेवक दल उज्जवल पंडित ने पीटी उषा का पटका उड़ाकर और गंगा जली प्रसाद और चुनरी भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं इससे पूर्व ख्याति प्राप्त एथलीट पीटी उषा ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा तट पर मां गंगा का पूजन और अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। रुड़की तहसील में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले रुड़की क्षेत्र में भारी बरसात हुई थी, जिस वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है। भारतीय
किसान यूनियन क्रिकेट की मांग है कि सरकार के द्वारा जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। उनका कहना है जब तक सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेता संजय चौधरी ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती तो किसानों के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक धरना रहेगा और किसान का कर्जा माफ हो, कर्जी कार्ड भरने की स्थिति नहीं है तो नहीं है माफ हो। स्थगित से कुछ नहीं होता, स्थगित तो और मारना, स्थगित करने का मतलब तो और किसान को जहर देना, वो तो माफ हो। ज्यादा नहीं तो आधा तो माफ हो कम से कम। कुछ तो सरकार करो भाई, 2 क्रेडिट कार्ड आधा माफ करो तो सारा मिल जाएगा, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वहीं इसी को लेकर लालकुआ के कार रोड मेन मार्केट बिंदु खत्ता में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एससी विभाग, भाकपा माले, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, इंकलाबी मजदूर केंद्र, परिवर्तन का में छात्र संगठन ने संयुक्त रूप से एक नुक्कड़ सभा कर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वालों ने केंद्र सरकार से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। इस कृत्य को जिसने अंजाम दिया उनको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो ऐसी मानसिकता को फैला रहे हैं, सबसे पहले ऐसी जो सरकार है, ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। मणिपुर की घटना एक जो है क्या कहते हैं शर्मसार कर देने वाली घटना है। 2 महिलाओं को निवस्त्र होकर के जो है पूरे सरेआम घुमाया जा रहा है। तो हम लोग जो है सरकार से ये मांग करते हैं जिन लोगों ने ये घृणित काम किया है उनको तुरंत जो है तत्काल क्या कहते हैं गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग और अग्निवीर भर्ती योजना को समाप्त कराने के लिए गढ़वाल लोकसभा में 17 जुलाई से कांग्रेस स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही थी, जिसका शनिवार को कोटद्वार में समापन किया गया। वहीं इस दौरान पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, जिससे कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश और ऐसी घटनाओं से उनका खून खौलता है। वहीं जब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, अग्निवीर योजना युवाओं के साथ ही नहीं देश के साथ भी धोखा है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। वहीं जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त करेगी। उद्देश्य तो कई हैं, पर जो आज के मुद्दे जो हमारे साथ हैं, एक अंकिता भंडारी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि इतना आक्रोश है, मुझे खुद में इतनी नाराज़गी है कि अब समझ नहीं जाती है। जितना गुस्सा मेरे में है मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी मर्यादा की एक लड़ाई है। कोई आगे पहाड़ी लड़की का कुछ मतलब जो मर्जी आए कर ले, जो मारकाट कर ले, बलात्कार कर ले, खून खौलता है, जलता है। ये राजनीति से बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं है हमें। तो एक तो दूसरा अग्निवीर जो है, अग्निवीर का जो मुद्दा है साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ रोजगार की बात नहीं है। रोजगार कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, पर ये देश को, एक फौज को दलालों की फौज कर देगा। और फिलहाल के लिए खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था।
अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है जिसमें लोगों की जमीन ली जा रही हो। इन दिनों डोईवाला क्षेत्र में जगह जगह गांव के लोग किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार की नए शहर बसाने की योजना का भारी विरोध कर रहे हैं और पंचायत के माध्यम से शासन प्रशासन को ऐसा कोई कार्य न करने की चेतावनी दे रहे हैं जिसमें लोगों की जमीन का अधिग्रहण होगा। क्षेत्र में हो रही पंचायतों को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अभी किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ना तो राज्य और ना ही केंद्र सरकार की ओर से आया है। टाउनशिप बसाने के लिए योजना का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, जिसमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर जो इतना बड़ा क्षेत्र है 3080 हेक्टेयर जो यहाँ पर क्षेत्र है उसको एक्वायर किया जाएगा। उसमें जितनी भी भूमि निजी भूमि है, कृषि भूमि, हमारा कृषि क्षेत्र है, सारा कृषि के क्षेत्र में हमारा गन्ना जाता है, तो उसी पे जीवन यापन यहाँ लोग कर रहे हैं। उसके लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर अखबारों में डेली आ रहा है कि एक मेट्रो सिटी, एरो सिटी, कई तरह की सिटियों के नाम आ रहे हैं कि जो इस क्षेत्र में बनाई जाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ से शुरू होती है, एयरपोर्ट यहाँ पे बगल में है, तो इस चीज़ का भय आम पब्लिक में भी है कि हो सकता है कि इस तरह की सिटी यहाँ पे बनाई जा रही हो, क्योंकि एयरपोर्ट का फायदा आम बड़े नेताओं को या बड़ी सिटी बनने से उन लोगों को, जो बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, उन लोगों को एयरपोर्ट का फायदा मिलने वाला है सीधा सीधा। समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य लोकल लोगों से ही पता चला इस संबंध में, तो हमने आज इन लोगों को बुलाया था जो लोग उनको लीड कर रहे हैं कि आपको ये खबर जो भी है वो आपको भी दिखाई दे साक्षी, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसे निर्देश है नहीं। तो उनसे हमने लिया तो वो कह रहे हैं कि हमें केवल समाचार पत्रों में कोई खबर आई होगी उसका संज्ञान लेते हुए हम कर रहे हैं। तो उनको बता दिया गया है कि जब तक आदेश नहीं होता विधिवत तब तक आप इस तरीके से नहीं करेंगे और साथ में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और इस तरीके से आप नहीं करेंगे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोत मोहल्ले में एक मगरमच्छ दिखाई दिया था जो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गया था, जिसके बाद से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासी मोहम्मद मुबाशिर के द्वारा वन विभाग को मगरमच्छ दिखने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन मगरमच्छ का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है, बच्चे घबराए हुए हैं। वो मगरमच्छ आया और आके इधर से वहाँ आगे तक टहला, फिर इधर भी टहला, 2-3 गलियों में टहला। उससे पहले थोड़ी देर पहले वो 2 गली पीछे एक घंटे पहले वहाँ भी देखा गया था, लगभग रात को 2:30 बजे करीब। अच्छा। और 3 बजे के आसपास वो यहाँ देखा गया कल सुबह। जी, कल सुबह। पूर्व बागेश्वर एसपी हिमांशु वर्मा का गुजरात स्थानांतरण होने के बाद बागेश्वर एसपी के रूप में 2018 बैच के आईपीएस अक्षय कोंडे ने कमान संभाल ली है। दरअसल एसपी ने बागेश्वर जिले की कमान संभालकर प्रेस वार्ता की। वहीं एसपी अक्षय कोंडे का कहना है कि बागेश्वर उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत जिला है। बागेश्वर में मेरी प्राथमिकता लोगों में अपराध के प्रति जागरूक करने की रहेगी। नशे से उत्पन्न अपराध और साइबर क्राइम अपराध बागेश्वर में ज्यादा मात्रा में हो रहा है, इस पर निर्णायक लगाम लगाई जाएगी। स्कैम तस्करों में विक्टिम और पैडलरों की एक प्रोफाइल जरूर बनाई जाएगी। बागेश्वर बहुत ही उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, मैं कहूँगा। और बाबा बागनाथ के भूमि में मुझे काम करने का अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो क्राइम प्रोफाइल हमारा यहाँ पे है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरा कम्युनिटी पुलिसिंग पे रहेगा। ड्रग्स हो या वाइल्ड लाइफ क्राइम हो, इसमें अधिकाधिक काम करेंगे। साइबर क्राइम एक उभरता क्राइम बागेश्वर में देखा जा रहा है, इसमें 100% रजिस्ट्रेशन होगा और जितना हो सके उतना हम इसमें काम करेंगे, मोस्टली अवेयरनेस फ्रंट पे।
मानसून के बीच डेंगू के मामले देहरादून में लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं शुक्रवार को डेंगू के 5 नए मामले मिलने के बाद डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इसके अलावा अजबपुरा कला, रेस कोर्स मंडी, जीएमएस रोड, धर्मपुर क्षेत्रों में डेंगू के मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर नगर निगम के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू लार्वा को नष्ट करने फॉगिंग और लार्वा साइट का छिड़काव का अभियान चला रही है। देखिए, सुपरवाइजर्स को ऑलरेडी उनका कार्य ही सुपरवाइज करना होता है साफ सफाई का, लेकिन डेंगू के परिप्रेक्ष्य में जो है उनको विशेष रूप से कहा गया है कि घरों की जो निरीक्षण करेंगे उसमें जो है टंकियों में जरूर देख लें, कूलर को अगर यदि पानी हो उसमें पुराना तो उसको जरूर खाली करवा के साफ करवा लें। साथ ही साथ पुराने बर्तन, टायर और गमले और इस तरीके की जो चीज़ें, जो पुराने आइटम होते हैं जिसमें पानी भरा रह जाता है, जिसमें मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं और लार्वा वहीं से निकलता है, तो उनको जो है खाली कराने का कार्य जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। चमोली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हुए थे। वहीं इस मामले में संचालक कंपनी के खिलाफ लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस द्वारा प्लांट के सुपरवाइजर, ऊर्जा निगम के लाइनमैन और जल संस्थान के सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डोभाल ने आज प्रेस वार्ता कर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तुरंत हस्तक्षेप से इसमें एक मुकदमा कायम हुआ था, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तुरंत अपनी विवेचना आगे बढ़ाई थी। 304 और 13/31 भारी मशीनरी अधिनियम विनियमन अधिनियम में एक मुकदमा कायम किया गया और जिम्मेदारियों को तय करते हुए आज 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने केदारनाथ का दौरा किया, जहां पर केदारनाथ पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसका गढ़वाल कमिश्नर ने बारीकी से निरीक्षण किया। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि केदारनाथ में चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान रुद्रप्रयाग के डीएम भी साथ में मौजूद रहे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए केदारनाथ के निर्माण कार्यों में किसी तरह की कोई कोताही ना हो और कार्यों में जो कमी है उसे कैसे पूरा किया जाए, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्य समय से पूरा हो सके। एज ए डिविजनल कमिश्नर गढ़वाल, केदारनाथ जी का आज हम लोगों ने भ्रमण किया है और वहाँ पर साथ में डीएम रुद्रप्रयाग भी मेरे थे और चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही डीएम टिहरी भी रुद्रप्रयाग से आए हैं तो उनको भी मैं साथ ले गया था ताकि उनके अनुभवों का लाभ भी नए डीएम को मिले। हम लोगों ने करीब 2-2.5 घंटे वहाँ व्यतीत किए और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखा, कहाँ पर भी कुछ कमियाँ रह गई हैं, कैसे उसको और हम लोग गतिशील बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार भी पूरे ताकत से लगी हुई है इस प्रोजेक्ट को समय से पूरा। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन माननीय सांसद सदर क्षेत्र का हम सभी आज की इस धरा पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय महापौर महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन समस्त मंचासीन विधायकगण का। हम सभी अतिथि देवो भव की परिकल्पना से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए भारतीय बिहार के पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्पगुच्छ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज की इस धरा पर समस्त जनमानस की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस धरा पर स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत एवं अभिनंदन के उपरांत आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध करते हैं कि
आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथियों के सम्मुख आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करें। सादर अनुरोध। परम पूज्य पीठाधीश्वर गोरखपीठ तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परियोजना के भूमि पूजन व शिलान्यास के कार्यक्रम स्थल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण व गोरखपुर की प्रबुद्ध जनता का अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचस्थ समस्त अतिथिगण का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम कुल इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा 42 परियोजनाओं जिनकी लागत लगभग 72 करोड़ रुपए है, उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की लगभग 68 करोड़ की योजनाएं हैं और लगभग 10 करोड़ की योजनाएं अन्य विभागों की हैं। मुख्य रूप से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो लगभग 2 एकड़ में होगा, इसको हम लगभग 6 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे खेल जैसे कि लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, मल्टीपर्पज हॉल, शूटिंग इत्यादि का इसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ साथ ताल रिंग रोड का एक निर्माण जो लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास आज कराया जाएगा और इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में लगभग 63 स्कूलों का कायाकल्प और उनको स्मार्ट क्लास में परिवर्तित करने का कार्य भी आज शिलान्यास किया जाएगा, जिसको जल्दी ही उसको पूर्ण भी कर लिया जाएगा। अंत में मैं आए हुए सभी अतिथियों को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि प्राधिकरण और जनपद के इस कार्यक्रम हेतु आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अतिथिगणों के स्वागत उद्बोधन के साथ हम माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय महापौर महोदय। धन्यवाद संचालिका महोदया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के अभिभावक, संरक्षक, गोरक्ष पीठाधीश्वर, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके साथ में उपस्थित सदर सांसद, अत्यंत लोकप्रिय श्री रवि किशन शुक्ल जी, विधायक, ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, सहजनवा के विधायक आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ल जी,